नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो स्ट्रिंग बिल्डर्स का। अब स्ट्रिंग बिल्डर्स से पहले हमें जानना ही बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर काम किस तरीके से करती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2-3 स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के जो हमने एग्जाम्पल्स शुरुआत ऑफ द क्लास में किए थे उन्हीं को एक बार डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिखा था, शुरू में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हमने लिखा था स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू टोनी। फिर हमने लिखा था स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू टोनी, सेम चीज। और तीसरी लाइन में हमने लिखा था स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जिसमें हमने पास किया था टोनी को। और हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये दोनों तो इक्वल होते हैं पर ये इसके इक्वल नहीं हो पाते। और इस चीज़ का जो हमने रीज़न डिफाइन किया था वो था एक इंटर्निंग नाम का कॉन्सेप्ट। इसी सेम चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं कि एक्चुअली मेमोरी के अंदर हुआ क्या। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि जैसे ही हमने इस पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी हीप मेमोरी और एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी। अब स्टैक के अंदर जैसे ही हम ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे, हमारा str1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और ये वेरिएबल टोनी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। हमारे हीप के अंदर क्या होगा, हमारे हीप के अंदर टोनी नाम की एक स्ट्रिंग नई बन जाएगी और ये str1 इसे पॉइंट करने लग जाएगा। ये जो मेमोरी है जिसके अंदर हमारी सारी स्ट्रिंग्स इंटरनली बन रही हैं, इसको हम स्ट्रिंग पूल भी कहते हैं या फिर इसे इंटर्न पूल भी कह देते हैं। अब जब हम सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे यानी इस str2 के लिए, तो उस केस में क्या होगा, हमारे स्टैक पर str2 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। पर अब की बार ये जो टोनी है ये नया क्रिएट नहीं होगा मेमोरी के अंदर। अब की बार जो str2 है वो इस सेम टोनी नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। यानी हमने पहले ही एक एग्जिस्टिंग सेम जो स्ट्रिंग थी उसी को अगले वेरिएबल को पॉइंट करा दिया और इसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं इंटर्निंग। इंटर्निंग का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सेम वैल्यू वाली कोई स्ट्रिंग है जो पहले से आपके हीप के अंदर बनी हुई है, तो उसको आप दोबारा से ना बनाएं किसी और वेरिएबल के लिए। ये जो है इनको हम रेफरेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं। str1 और str2 को हम रेफरेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं। इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं है स्ट्रिंग की, ये बस स्ट्रिंग की वैल्यू जो हीप में रखी हुई है उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। तो इसको हमने इंटर्निंग कह दिया। इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरनल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशंस करने के लिए होता है, वो हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी समझना बस ये ज़रूरी है कि जब भी आप दोबारा सेम नाम से स्ट्रिंग बना देते हैं तो वो आपका रेफरेंस वेरिएबल उसी पुरानी स्ट्रिंग को विद द सेम वैल्यू पॉइंट करने लग जाता है। पर एक और स्पेशल केस आता है यहाँ पे स्ट्रिंग 3 का। जैसे ही आपने ये न्यू कीवर्ड यूज़ कर दिया, वैसे ही क्या होगा, चाहे आपके पास पहले से स्ट्रिंग हो चाहे पहले से स्ट्रिंग नहीं हो, आपके लिए नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी नाम से। और अब जो आपका str3 होगा ये पॉइंट करेगा आपकी नई स्ट्रिंग की तरफ। तो ऐसे ही जब हम इक्वल टू कर रहे थे तो उस केस में str1 और str2 इन दोनों की वैल्यू तो सेम दिखा रहा था क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, पर str3 के इक्वल नहीं दिखा रहा था क्योंकि str3 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा था, इन रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर जो यहाँ का एड्रेस स्टोर्ड है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, तो इन दोनों के अंदर 100 स्टोर्ड है और str3 के अंदर 200 स्टोर्ड है, मतलब ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वहां पर ये दोनों के एड्रेस जहां से लिंक्ड थे वो वैल्यू तो सेम दिखा रहा था, दूसरों की वैल्यू सेम नहीं दिखा रहा था। तो मेमोरी के अंदर ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बहुत सारे नुकसान भी कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये आता है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी इम्यूटेबल बन जाती हैं। इम्यूटेबल बनने का क्या मतलब है कि अगर आप अब कोई भी चेंज करना चाहेंगे, अगर आप टोनी के अंदर उसको सोनी या पोनी बनाना चाहेंगे तो आपका इसी के अंदर कट के पी हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। अलग से आपके लिए स्ट्रिंग बनेगा PONY का और अब आपका वेरिएबल उसकी तरफ पॉइंट करेगा। इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये आपने यहां पर बनाया है अपना हीप एंड यहां पे है हमारा मेमोरी स्टैक। तो स्टैक के अंदर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू टोनी।
तो यहाँ पर एक टोनी नाम की स्ट्रिंग हमारी बन जाएगी। अब आप मान लीजिए एक लूप चला रहे हैं, लूप चलाने में क्या करते हैं, फॉर इंट, या इस लूप को कैरेक्टर से शुरू करते हैं। कैरेक्टर जो है हमारा ए से शुरू होगा और जी तक जाएगा, ए से जी तक सारे के सारे लेटर्स जाएंगे, और एक एक करके आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप इन लेटर्स को कर रहे हैं ऐड। अपने कैरेक्टर सी एच को, यहाँ पे सी एच हो जाएगा, को आप ऐड कर रहे हैं अपने इस फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है अभी टोनी, सबसे पहले लाइन चली तो पहली स्ट्रिंग आपकी क्या बन जाएगी, पहली स्ट्रिंग हमारी बन जाएगी टोनी ए। तो उस केस में क्या हुआ, एक नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी ए हमारी मेमोरी के अंदर, एंड यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग स्टोर था वो पहले इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, पर अब वो हटकर इसकी तरफ पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये बनेगा टोनी ए बी। तो उस केस में एक और नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी ए बी, जो यहाँ पे बनेगी अलग जगह, ये यहाँ से हटके अब इस स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन होगी, दोबारा से क्या होगा, टोनी ए बी सी। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग वापस यहाँ पे कॉपी होगी, टोनी ए बी, और उसमें सी जुड़ेगा और इस स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब जो हमारा पॉइंटर है पीछे वाली स्ट्रिंग से हटके अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो क्या हुआ, हर बार पुरानी स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग को छोटा सा चेंज है, एक सिंगल कैरेक्टर का चेंज है, पर पुरानी पूरी स्ट्रिंग कॉपी होके एक नई ऑब्जेक्ट बनाएगी। इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, तो एक कॉपी होता जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जो लूप है ये तो 26 टाइम्स चलना चाहिए था। 26 टाइम्स क्यों, क्योंकि ए से लेकर जी तक हम जा रहे हैं, सारे इंग्लिश अल्फाबेट तक हम पहुंच रहे हैं। पर ये लूप एक्चुअली 26 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो साइज है यानी n, अगर ये बहुत बड़ा लूप होता जो 26 टाइम्स नहीं, मान लो 1000 बार चलता, तो 1000 की वैल्यू को हम n ले लेते और n स्क्वायर टाइम्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, लीनियर टाइम में नहीं चल रहा होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर बार पुरानी स्ट्रिंग नई में कॉपी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसी स्ट्रिंग में आपने सिंगल ए ऐड कर दिया एक सिंगल ऑपरेशन में, या फिर एक बी ऐड कर दिया सिंगल ऑपरेशन में, ऐसा नहीं हो रहा। हर बार इस वैल्यू को कॉपी किया जा रहा है, और कॉपी करने का टाइम कितना होता है, कॉपी करने का टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिंग लेंथ। तो वो वर्स्ट केस जिसमें आपकी स्ट्रिंग की लेंथ भी बड़ी है, जिसमें आपका लूप भी बड़ा है, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो m है, लूप आपका n का है, और दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों की वैल्यू 1 लाख 2 लाख है, तो आपका n इंटू m विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू n स्क्वायर। इसीलिए आप क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर चले जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इनएफिशिएंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हमें कोई लूप चलाना हो जिसके अंदर अपनी स्ट्रिंग के अंदर हमें बार बार छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, कोड हमारा बहुत स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस अपने प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ भी हमें स्ट्रिंग के अंदर बार बार चेंजेस करने हो, हम स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक नए स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, नए डेटा स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर।